नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है ज्वालामुखी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सब में ज्वालामुखी टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। अब ज्वालामुखी वाले टॉपिक की अगर हम बात कर रहे थे तो ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक है उसमें हमने कुछ पार्ट यहाँ पर कवर कर लिए थे। हम बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं, और इसको हमने दो भागों में बांट दिया था। एक तो हमने उद्गार अवधि के आधार पर, उद्गार अवधि, ठीक है, और दूसरा हमने विभाजित किया था इसको विस्फोटकता के आधार पर या उद्गार की तीव्रता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर दो पार्ट में हमने विभाजित कर दिया था। एक था आपका केंद्रीय उद्गार वाले, केंद्रीय उद्गार मतलब विस्फोट जो होता है वो किसी पाइप या छिद्र के द्वारा होता है, और दूसरा है दरारी उद्गार, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, ठीक है। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की हम बात कर चुके थे। जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी थे, केंद्रीय उद्गार में हमने इसको पढ़ लिया था एक एक करके। जैसे हवाई तुल्य की हम बात कर चुके हैं, हवाई तुल्य, ठीक है। दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरी कैटेगरी हमने ली थी विषुवियस तुल्य, विषुवियस तुल्य। इसी को प्लिनियल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। प्लिनी करके एक भूवैज्ञानिक था जिसने ज्वालामुखियों के बारे में अध्ययन किया है। प्लिनी जिसको कहा जाता है, प्लिनी नाम था, ये वैज्ञानिक का नाम है। इसी तरह वल्केनियन तुल्य और इसी तरह पीलियन तुल्य। ये पीली ज्वालामुखी के नाम पर है, जो मैंने आपको बताया था कैरेबियाई द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वहाँ से। उसके बाद एक और विस्फोट आपका माना जाता है जो मैंने बताया था, क्राकाताओ। तो इंडोनेशिया का जो क्राकाताओ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसने पूरे के पूरे द्वीप को ही उड़ा दिया। मतलब उस द्वीप समूह का लगभग 2/3 भाग इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गायब हो चुका है, केवल 1/3 हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में एक द्वीप पड़ता है क्राकाताओ, और क्राकाताओ द्वीप में इतना भयंकर विस्फोट हुआ था कि उस विस्फोट के कारण उस द्वीप का 2/3 भाग गायब हो चुका है, उड़ चुका है। तो ये हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम बात करें दरारी उद्गार की, ये भी हम बात कर चुके हैं। उद्गार अवधि के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया था ज्वालामुखी को। एक सक्रिय ज्वालामुखी थे, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी थे, और एक आपके मृत ज्वालामुखी थे या विलुप्त ज्वालामुखी थे। अभी हम बात करेंगे दरारी उद्गार वाला। दरारी उद्गार में केवल एक ही आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी। आइसलैंडिक तुल्य में क्या होता है कि एक बहुत लंबी दरार बनी, और उस दरार से जब लावा निकला तो लावा बहुत कम, मतलब सबसे शांत प्रकार का होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखिए, आप प्रेशर से अगर कोई भी चीज़ निकल रही है और उसको पाइप से गुजारेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, लेकिन वहीं पर एक बहुत लंबी दरार का निर्माण कर देंगे तो उसका जो विस्फोटकता है वो क्या होगी, सबसे धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब दरारी उद्गार। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, ठीक है। तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी की बात करें, मतलब जब ज्वालामुखी उद्गार एक लंबी दरार के थ्रू होता है, ज्वालामुखी उद्गार
भूपृष्ठ पर लंबी दरार द्वारा, तो एक लंबी दरार के द्वारा जब होता है तो इसको हम बोलते हैं, इसका एक ही एग्जाम्पल है आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी। तो ये जो आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी है, आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी, ये दरारी उद्गार वाला है। आइसलैंड देश का नाम तो आपने सुना ही है। आइसलैंड के अंदर लगभग 27 किलोमीटर लंबी दरार बन गई भूपृष्ठ में, और दरार से उद्गार होता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए भूपृष्ठ पर कोई दरार बन जाएगी, इस तरह से एक दरार बन गई, तो दरार से जो मैग्मा निकलेगा वो मैग्मा धीरे धीरे करके चारों तरफ क्या होगा, फैल जाएगा इस तरह से। तो चारों तरफ मैग्मा फैल जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके लावा पठार का निर्माण हो जाता है। इस तरह से भूपृष्ठ से मैग्मा निकला और ये चारों तरफ फैल गया दरार के द्वारा। बहुत लंबी दूरी तक ये मैग्मा फैलता चला जाता है। तो इस मैग्मा के फैलने से क्या बनेगा, पठार का निर्माण हो जाएगा, पठार का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से बनता है ये, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप इस तरह से ही। आइसलैंडिक तुल्य में लिख लेना, आइसलैंड में भूपृष्ठ में लगभग 27 किलोमीटर लंबी 27 किलोमीटर लंबी दरार द्वारा, फिशर द्वारा, दरार द्वारा ज्वालामुखी उद्गार, दरार द्वारा ज्वालामुखी उद्गार। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे शांत प्रकार का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, सर्वाधिक शांत प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार। तो सबसे शांत प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार होता है जिसको हम बोलते हैं आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। पहली चीज तो ध्यान रखना, केंद्रीय उद्गार में अगर ऑप्शन में हवाई तुल्य दे रखा है तो हवाई तुल्य सबसे ज्यादा शांत प्रकार का है, लेकिन आइसलैंड भी दे रखा है, आइसलैंडिक तुल्य भी ऑप्शन में दे रखा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, आइसलैंडिक। आइसलैंडिक तुल्य हवाई तुल्य से भी ज्यादा शांत प्रकार का है, क्योंकि एक बहुत लंबी दरार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ये थे ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। तो ज्वालामुखी के प्रकार को हमने ठीक ढंग से पढ़ लिया। ज्वालामुखी के प्रकार हमने जान लिए उद्गार अवधि के आधार पर और उद्गार की तीव्रता के आधार पर भी ज्वालामुखी को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों की। तो ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, चाहे वो भूपृष्ठ के ऊपर हो, चाहे पृथ्वी के आंतरिक भाग में या भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों की हम बात करें तो ध्यान रखें, ज्वालामुखी से आंतरिक और बाहरी, ठीक है, दोनों तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो हम बात करें आंतरिक स्थलाकृतियां, मतलब भूपृष्ठ के नीचे आंतरिक स्थलाकृतियां
और बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां। तो दोनों तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं, भूपृष्ठ के नीचे भी और भूपृष्ठ के ऊपर भी। कैसे? तो देखिए, आंतरिक स्थलाकृतियों की हम बात करें तो आंतरिक स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। जैसे हम बात करेंगे बैथोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ, बैथो मीन्स होता है गहराई और लिथ मीन्स होता है, ध्यान रखना, चट्टान। ऐसे लिखते हैं इसको, बैथोलिथ, ठीक है। अब मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनेगा तो उससे चट्टानों का ही निर्माण होगा, ठीक है। तो बैथो मीन्स होता है गहराई, डीप, और लिथ मीन्स होता है चट्टाने। तो ध्यान रखना, बैथोलिथ है एक, तो एक है जिसको हम बोलते हैं बैकोलिथ, ठीक है। यहां पर लिखिए इसे लेकोलिथ, लेकोलिथ। एक कहलाता है लेपोलिथ, एक कहलाता है फैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है। और एक कहलाता है सिल, और एक कहलाता है डाइक। तो ये तो भूपृष्ठ के नीचे जो मैग्मा के ठंडे होकर ठोस बनने से बनती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। बैथोलिथ है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, फैकोलिथ है, सिल है और डाइक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आकृतियां पूछ ली जाती है कि किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। उसकी हम बात करेंगे आगे भी। दूसरी बाह्य स्थलाकृतियां हैं। तो बाह्य स्थलाकृतियों की बात होती है तो जब मैग्मा विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद भारी मात्रा में राख, धूल, चट्टान हवा में उछल जाते हैं और धीरे धीरे करके जब वो नीचे की तरफ बैठते हैं तो नली के पास ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं और किनारों पर ढाल बन जाता है। तो 30 से 40 डिग्री का ढाल वाले यहाँ पर शंकु बन जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु बन जाते हैं एक तो, ठीक है। शंकु विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है, जैसे सिंडर शंकु, सिंडर शंकु, ठीक है। एक कहलाता है लावा शंकु, लावा शंकु। एक कहलाता है मिश्रित शंकु, मिश्रित शंकु। एक कहलाता है आश्रित शंकु या परपोषित शंकु, आश्रित शंकु। तो विभिन्न प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है, इसकी हम बात करेंगे एक एक करके। इसके अलावा कुछ और स्थलाकृतियां बन जाती हैं, कुछ और स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जैसे कहीं पर हम बोलते हैं क्रेटर या लावा डॉट, जिसको कहा जाता है लावा डॉट, लावा डॉट, क्रेटर, कैल्डेरा, कैल्डेरा। इसी तरह तो आपके क्या बोलते हैं उनको, गेशर या गीजर कहा जाता है, गेशर, धुआरे, धुआरे, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की अन्य स्थलाकृतियां भी भूपृष्ठ के ऊपर नजर आती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इससे बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, ये आंतरिक भाग में बनती हैं, ये भूपृष्ठ के ऊपर बनती हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करें आंतरिक स्थलाकृतियों की। आंतरिक स्थलाकृतियां,
तो आंतरिक स्थलाकृतियों की देखिए हम यहाँ पर बात करें तो आंतरिक में जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो विभिन्न प्रकार की आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने आंतरिक भाग की संरचना, ये भूपृष्ठ के नीचे चट्टानों की संरचना ऐसे दिखाई देती है, ये चट्टानें हैं। ठीक है, अब अंदर की तरफ यहाँ पर मान लीजिए पिघली हुई चट्टानें हैं, पिघली अवस्था में चट्टानें पाई जा रही हैं। तो यहाँ से यहाँ पर ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है मैग्मा चेम्बर। तो ये भाग ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, मैग्मा चेम्बर। यहीं से मैग्मा ऊपरी सतह पर पहुंचता है भूपृष्ठ के ऊपर। तो ये जो मैग्मा चेम्बर आप देख रहे हैं, जब ये पूरा का पूरा मैग्मा चेम्बर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इससे बैथोलित चट्टानों का निर्माण होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना, इतना ज़्यादा दाब और ताप निकला कि यहाँ से ये मैग्मा इन चट्टानों को तोड़ते हुए कहाँ पहुँच गया, भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर पहुँच गया। जब यहाँ तक इन चट्टानों को तोड़ते हुए मैग्मा पहुँच जाएगा और यहाँ तक फिर क्या होगा, कमज़ोर चट्टानों को तोड़ते हुए उद्गारित हो जाएगा। तो इससे तो क्या बन गया, शंकु का निर्माण हो गया। तो ये तो भूपृष्ठ के ऊपर हुआ, या यहाँ से चट्टानों को तोड़ता हुआ चला गया तो यहाँ पर एक शंकु का निर्माण कर देगा इस तरह से, या इधर से चट्टानों को तोड़ते हुए चला गया तो यहाँ पर भी एक शंकु का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो ऊपरी सतह वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन मान ली यहाँ से मैग्मा निकलने की कोशिश करता है और वो नहीं निकल पाता है। ऊपर की चट्टानें इतनी ज़्यादा कठोर हैं कि इसको ऊपरी सतह तक नहीं पहुँचने देगी। तो मैग्मा यहाँ पर क्या होता है, एक छतरी नुमा आकृति में जमा हो जाता है। तो एक छतरी नुमा आकृति बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए मैग्मा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाया तो ये तस्तरी नुमा आकृति के रूप में जमा हो गया। चट्टान के दबाव से ये इस तरह की स्थिति बन गई। और मान लीजिए मैग्मा निकलने की कोशिश करता है और वो नहीं निकल पाता है तो लहरदार चट्टानों के रूप में यहाँ जमा हो गया, इस तरह की आकृति बन गई। ठीक है, भूपृष्ठ के नीचे। और मान लीजिए मैग्मा निकलने की कोशिश करता है तो मैग्मा का इस तरह से एक तरह से लंबवत जमाव हो जाता है, लंबवत जमाव हो गया, इस तरह से क्षैतिज जमाव हो गया और लंबवत जमाव हो गया। इस क्षैतिज और लंबवत जमाव को हम क्या बोल देते हैं, सिल या डायक की संख्या दे देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थलाकृतियां आप देख पा रहे होंगे। यही आपसे पूछी जाती है कि कौन सी किस प्रकार की स्थलाकृति है। और ये चट्टान है नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक या मैग्मा चैम्बर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इससे ये जो स्थलाकृति है ये क्या था, मैग्मा चैम्बर था, मैग्मा चैम्बर। अब यही ठंडा होकर ठोस हो गया तो जाहिर सी बात है इससे जो चट्टान बनेगी इस चट्टान को बोलते हैं बैथोलिथ, बैथोलिथ कहलाता है ये। ठीक है, अब चट्टान का इस तरह से तस्तरी नुमा आकृति में जो जमाव होता है, इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनी है जो प्लेट के आकार की है, इसको बोलते हैं लेपोलिथ, लेपोलिथ कहलाएगा।
मैग्मा इस तरह से छतरीनुमा आकृति के रूप में जमा हो जाता है, तो इससे जो स्थलाकृति बनती है उसको बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ कहलाएगा। और इस तरह से आप देखें लहरदार जो चट्टान बन जाती है, इस चट्टान को बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ कहलाएगा। और मैग्मा का जो लंबवत जमाव, क्षैतिज जमाव होता है, इसको बोलते हैं हम सिल। मैग्मा का जो क्षैतिज जमाव है ये क्या कहलाएगा? सिल कहलाएगा। और मैग्मा का जो लंबवत जमाव होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा? डाइक कहलाएगा। सिल और डाइक, ये ज्वालामुखी नली है और ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित क्या है? शंकु है। ज्वालामुखी शंकु। तो ये स्थलाकृतियां बनती हैं, बहुत आसान है इनको याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो बनाइए इसको फटाफट से। ठीक है, तो देखिए सिंपल है। इस या आंतरिक स्थलाकृतियां आपकी बन गई। मैंने बताया जो मैग्मा चैम्बर मतलब अत्यंत गहराई में, अधिक गहराई में मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, या मैग्मा चैम्बर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो वो चट्टान क्या बन जाएगी? बैथोलिथ कहलाएगी। मैग्मा का छतरीनुमा, मान ली ऊपरी चट्टानों का अवरोध है, ऊपरी चट्टानों के अवरोध के कारण ये ऊपर नहीं पहुंच पाया, यहीं पर छतरीनुमा आकृति में जमा हो गया, तो लैकोलिथ बोल देंगे। प्लेट नुमा आकृति में जमा हुआ है तो लैपोलिथ बोल देंगे। लहरदार आकृति में जमा हुआ है तो फैकोलिथ बोल देंगे। मैग्मा का क्षैतिज जमाव सिल कहलाता है और मैग्मा का लंबवत जमाव डाइक कहलाता है। बस इतना याद इसमें रखना है। ठीक है, तो वही बात हम कर लेते हैं, एक एक लाइन लिख लेते हैं। लिख लेना, ऊपरी चट्टानों के अवरोध के कारण, ऊपरी चट्टानों के अवरोध के कारण जब भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो उससे विभिन्न आकार की स्थलाकृतियों, का निर्माण होता है जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। अब एक एक करके इनके बारे में लिख लेते हैं। एक एक लाइन ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे सबसे नीचे था बैथोलिथ। ठीक है, बैथो और लिथ दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान रखना, बैथो शब्द कहीं भी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है गहराई, डीप, गहराई, और लिथ मीन्स होता है चट्टान।
ठीक है। तो जब मैग्मा चैम्बर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसको बैथोलिथ बोलते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, जब मैग्मा चैम्बर ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उससे गहराई में गुंबदाकार चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसको बैथोलिथ कहा जाता है। मतलब मैग्मा चैम्बर ही ठंडा होके ठोस हो जाए, चट्टान में परिवर्तित हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, बैथोलिथ कहलाता है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है इसको हम बोल देते हैं क्या, लेपोलिथ। और लेपोलिथ में क्या होता है, प्लेट नुमा आकृति, इस प्रकार की स्थलाकृति की चट्टान बन जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें लिख लीजिए, जब ऊपरी अवरोधों के कारण मैग्मा ठंडा होकर तस्तरी नुमा आकृति का रूप लेता है। तस्तरी नुमा आकृति का रूप ले लेता है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ कहते हैं। तो ये मैग्मा कैसा कहलाएगा, लेपोलिथ बन जाता है इससे। तीसरी प्रकार की आकृति बनती है, इसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। ठीक है। अब लेकोलिथ की बात करें तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, छतरी नुमा आकृति। मैग्मा क्या बन जाए, इस प्रकार की छतरी नुमा। कर्नाटक का जो पठार है वो इसी का उदाहरण है, कर्नाटक का पठार। ऐसी आकृति बन गई है उसकी, वो उभर के बाहर आ गई अपादन होते। तो लेकोलिथ में क्या होता है कि जब, ध्यान रखें वही सेम चीज है, तो यहाँ पर लिख लें, जब गुंबदाकार आकृति, गुंबदाकार या इसको हम क्या बोलेंगे, छतरी नुमा आकृति का रूप ले लेता है। ठीक है। तो जब छतरी नुमा आकृति का रूप ले लेगा तो वो क्या कहलाएगा, लेकोलिथ कहलाएगा। और जब यहीं पर चौथी तरह की एक और आकृति बन जाएगी, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ का सीधा सीधा मतलब है कि मैग्मा का जमाव कैसा हो, लहरदार, उत्तलो अवतल। इस तरह से जब इसका जमाव होता है तो ये कहलाता है फैकोलिथ। तो लहरदार चट्टान, तो लहरदार चट्टान जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, फैकोलिथ कहलाएगी। आकृति से ही समझ जाना, मैचिंग में पूछा जाता है तो ये मैचिंग आपको करनी है, इसी तरह से याद रखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें
सिल। सिल का सीधा सीधा मतलब है मैग्मा का चट्टानों के मध्य क्षैतिज जमाव सिल कहलाता है। सिल कहलाता है। ठीक है। और अगला पार्ट हम बात करें डाइक। तो ये मैग्मा का लंबवत जमाव। डाइक कहलाता है। डाइक कहलाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, मैग्मा का लंबवत जमाव क्या कहलाएगा और मैग्मा का क्षैतिज जमाव क्या कहलाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुमेलित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए हम बात करें नेक्स्ट बाह्य स्थलाकृतियों की। और बाह्य स्थलाकृति में सबसे पहले क्या बनता है, बाह्य स्थलाकृतियों में सबसे पहले आप ध्यान रखना क्या निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। हेडिंग डाल देंगे बाह्य स्थलाकृतियां। ठीक है। और बाह्य स्थलाकृतियों में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे। ठीक है, तो लिख ली, इसमें पहले 2 लाइन लिखिए, उसके बाद मैं आगे लिखाता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, लिखिए फटाफट से 2 लाइनें इसके बारे में लिखिए। इसमें केंद्रीय उद्गार द्वारा, इसी के आगे लिखिए बाह्य स्थलाकृतियों में केंद्रीय उद्गार द्वारा तीव्र गैस जलवाष्प पर्याप्त लावा विखंडित पदार्थों के साथ भूपृष्ठ पर प्रकट होता है। विखंडित पदार्थों के साथ भूपृष्ठ पर प्रकट होता है। इन पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक विस्फोट के कारण ज्वालामुखी का कुछ भाग उड़ जाता है या
नीचे धंस जाता है, उड़ जाता है या नीचे धंस जाता है, इस प्रकार से बने आकारों में, इस प्रकार के बने आकारों को क्रेटर या कैल्डेरा भी कहा जाता है। क्रेटर तथा कैल्डेरा भी कहा जाता है। ठीक है, लिखिए इसी में, ज्वालामुखी शंकु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी शंकु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी शंकु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए सिंडर शंकु या राख शंकु। राख शंकु, ठीक है, मतलब इसमें तरल पदार्थ की मात्रा कम होती है और इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? राख की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, राख की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा मात्रा में राख निकलेगी तो ऊपर राख तो कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में। धीरे धीरे करके वो राख नीचे बैठने लगती है। तो इससे जो शंकु का निर्माण होगा, इससे जो शंकु का निर्माण होगा, जैसे मान लीजिए ये भूपृष्ठ है, ठीक है, और भूपृष्ठ के मान लीजिए यहाँ से भूपृष्ठ पर, ये मान लीजिए भूपृष्ठ है और यहाँ से इस तरह से मान लीजिए राख निकली और इस तरह से, मतलब ये ज्वालामुखी नली है और नली के आसपास में ज़्यादा मात्रा में राख जमा हो जाएगी क्योंकि हल्के पदार्थ नली के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके नज़दीक में शंकु इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से। तो ये इस तरह से शंकु थोड़ा सा अवतलाकार बन जाता है। इस तरह की स्थिति ऐसी बन जाती है। ऐसे शंकु दिखाई देता है। ये किससे निर्मित है? राख से निर्मित है। तरल पदार्थों की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो जैसे चींटी बनाती है ना, चींटी का जो आपके वो होते हैं, मिट्टी जमा करती है चींटी खोद खोद के, वो चींटी के बिल की तरह ऐसा बन जाता है। इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, ये कहलाता है आपका सिंडर शंकु। ठीक है, तो बना ली इसको फटाफट से। तो ये ढाल इसके कैसे हो जाते हैं? कॉनकेव ढाल हो जाते हैं। कॉनकेव स्लोप, स्लोप जो है कॉनकेव हो जाता है। कम ऊंचे शंकु होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ की मात्रा कम, तरल पदार्थ की मात्रा कम, जबकि राख की मात्रा अधिक। राख की मात्रा इनमें क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है,
ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं। तो ये शंकु ढीले शंकु होंगे, आसानी से क्या होगा, अपर्दित हो जाएंगे, राख होगी, बारिश जिस पर पड़ेगी तो शंकु क्या होगा, बहकर चला जाएगा। तो ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ ही समय के अंदर ये शंकु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक तो मैक्सिको में जोरल्लो ज्वालामुखी कहलाता है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख लेना। मैक्सिको में जोरल्लो ज्वालामुखी, ठीक है। और एल साल्वेडोर की राजधानी है सैन साल्वेडोर। तो सन साल्वेडोर मध्य अमेरिका का देश है। सैन साल्वेडोर में इजाल्को ज्वालामुखी, इजाल्को ज्वालामुखी। तो ये ध्यान रखें, दो प्रकार के ज्वालामुखी एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। ये राख शंकु के रूप में दिखाई देते हैं, राख शंकु कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सिंडर शंकु या राख शंकु नाम से ही पता चल रहा है इनके साफ साफ। तो ये मैक्सिको का जोरल्लो है, सन साल्वाडोर में इजाल्को है। इसी तरह फिलीपींस में लुजोन द्वीप पर कैमिलविन ज्वालामुखी कहलाता है। ये सिंडर शंकु के उदाहरण हैं। अब हम बात करें कंपोजिट शंकु या मिश्रित शंकु। ठीक है, मिश्रित शंकु। तो ज़्यादातर जो शंकु या ज़्यादातर जो ज्वालामुखी कोण दिखाई देते हैं वो मिश्रित प्रकार के होते हैं, मिश्रित शंकु ही कहलाते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। तो इसको मैं पहले बना देता हूँ डायग्राम को। तो ये तो हो गया सिंडर और कोण। दूसरा लिखिए, दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं मिश्रित शंकु या कंपोजिट कोण। कंपोजिट कोण का सीधा सीधा मतलब देखिए, जैसे ये मान लीजिए भूपृष्ठ है। ठीक है, भूपृष्ठ से क्या होता है, यहां से मैग्मा निकला। तो जब मैग्मा निकलेगा तो मैग्मा के साथ भारी मात्रा में राख भी निकलेगी, भाई ज्वालामुखी राख। तो मैग्मा तो उड़ेगा नहीं हवा में, मैग्मा की यहां पर क्या होगी, एक परत मैग्मा की इस तरह से जमा हो जाती है। मैग्मा की परत जमा हो गई। अब जो राख वायुमंडल में उड़ गई थी, जो राख वायुमंडल में पहुंच गई थी, वो राख धीरे धीरे करके सी सतह पर ऊपर बैठ जाएगी। तो राख के ऊपर बैठने से इस पर एक परत किसकी बन जाती है, एक राख की परत बन जाती है। तो ये एक लावा परत बन गई, इसके ऊपर क्या बन गई, राख की परत बन गई। इस तरह से फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो इस राख को तोड़ के मैग्मा यहां आ जाएगा और मैग्मा की फिर से एक और परत इसके ऊपर जमा हो जाएगी। मैग्मा की एक और परत यहां पर बन गई इस तरह से। ठीक है, और फिर जो विस्फोट के कारण राख ऊपर उड़ गई थी, उस राख की परत यहां पर फिर से राख की परत जमा हो जाएगी। इस तरह से इस पर राख की परत जमा हो गई फिर से, इस तरह की स्थिति बन गई। फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो राख तो ठंडी होकर ठोस हो गई इस जगह पर, तो इसके ऊपर फिर से एक मैग्मा की परत जमा हो जाएगी। फिर से मैग्मा की एक परत जमा हो गई, या लावा की एक परत जमा हो गई। और फिर जो राख उड़ गई थी वो राख धीरे धीरे आके बैठ जाएगी इसके ऊपर। तो फिर से इसके ऊपर क्या होगा, एक राख की परत फिर से बन जाएगी। तो ये प्रक्रिया जब निरंतर चलती रहती है
तो इस तरह से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। और ऐसे ज्वालामुखी शंकुओं में आप देख रहे हैं क्रमशः क्या हो रहा है, एक तह में लावा की परत है और दूसरी तह में क्या है, राख की परत है। तो ये क्या है, राख की परत, ये क्या है, लावा परत, लावा परत, फिर से ये क्या है, राख परत, और फिर से क्या है, लावा परत। तो परत दर परत जब इस तरह का शंकु बनता है तो ऐसे शंकु को हम बोलते हैं कंपोजिट शंकु या मिश्रित शंकु। ठीक है, तो बना लीजिए, लिख लीजिए इसको, फिर इसको लिख डालते हैं। तो इस तरह से इसका बनते हैं। तो लिख लीजिए इसमें फटाफट से, ये तो आपको मिल ही जाएगा बना हुआ, लिख लीजिए इसमें आप 2 लाइन लिख लीजिए। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थों, इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः परत दर परत जमा होने से होता है। परत दर परत जमा होने से होता है। इसलिए कभी कभी इन्हें परतदार शंकु या स्ट्रेटोकोन्स, परतदार शंकु या स्ट्रेटोकोन्स भी कहा जाता है, भी कहते हैं। स्ट्रेटोकोन्स या परतदार शंकु भी कहते हैं। विश्व के, इसी में लिखिए आगे, विश्व के अधिकांश बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत, विश्व के अधिकांश बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट शंकु के बने होते हैं। कंपोजिट शंकु से बने होते हैं। उदाहरण के लिए जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, फिलीपींस का मियोना ज्वालामुखी, ठीक है, या अमेरिका का शास्ता, अमेरिका का शास्ता तथा रेंडियर एवं हुड, ज्वालामुखी, तो ये जो ज्वालामुखी आप पर्वत आप देख रहे हैं किस प्रकार से बन रहे हैं, परत दर परत। यहाँ पर एक परत यहाँ पर राख की और चट्टानों के टुकड़ों की बन गई इस तरह से, दूसरी परत फिर लावा की बन गई, फिर चट्टानों की, वो राख की और चट्टानों के टुकड़ों की। तो इस तरह से परत दर परत जब यहाँ पर ये निर्मित होते रहते हैं तो इससे इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण
हो जाता है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का लिख लेते हैं, परपोषित। परपोषित परपोषित या आश्रित, आश्रित शंकु। परपोषित या आश्रित शंकु कहा जाता है, या पैरासाइट, पैरासाइट कोन, पैरासाइट कोन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, अब पैरासाइट कोन क्या होता है इसको लिख लीजिए। सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए कोई ज्वालामुखी यहाँ पर ज्वालामुखी है, मान लीजिए कंपोजिट ज्वालामुखी है, कंपोजिट ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी नली है, ये लावा नली है, और यहाँ पर इस प्रकार से शंकु का निर्माण हो रखा है। इस प्रकार से शंकु निर्मित है ऑलरेडी। ठीक है, शंकु निर्मित है ये, लेकिन यहाँ पर इसकी जो नली है इसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट से कुछ उपनलिकाओं का निर्माण हो जाता है। इससे क्या बन गई, कुछ उपनलिकाएं बन गई, इस तरह से उपनलिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से और शंकुओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो स्थिति बनती है, उपनलिकाएं जब बन जाती हैं तो ऐसे शंकु को क्या बोलते हैं, पैरासाइट शंकु बोलते हैं। मतलब मुख्य नली के टूटने से उपनलिकाएं बन जाती हैं, और उपनलिकाएं क्या करती हैं, शंकु के ऊपर छोटे छोटे अन्य शंकुओं का निर्माण कर देती हैं। तो ऐसे शंकु क्या कहलाते हैं, परपोषित शंकु कहलाते हैं। परपोषित शंकु या पैरासाइट कोन कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह की स्थिति इसमें बनती है। तो लिख लीजिए इसको, फटाफट से लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए परपोषित, उसके बाद इसको बनाइए। पहले लिखिए इसमें, जब हेडिंग डालिए परपोषित शंकु, और इसमें लिखिए जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो मुख्य ज्वालामुखी नली छोटी छोटी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। छोटी छोटी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इन उपनलियों से लावा पदार्थ निकलने लगते हैं। लावा पदार्थ निकलने लगते हैं, जिससे मुख्य शंकु के ऊपर छोटे छोटे अन्य शंकुओं का निर्माण होने लगता है। छोटे छोटे अन्य शंकुओं का निर्माण होने लगता है। अन्य शंकुओं का निर्माण होने लगता है। इन्हें ही परपोषित शंकु कहा जाता है। इन्हें ही परपोषित शंकु कहा जाता है। जैसे यूएसए के शास्ता ज्वालामुखी पर शास्तिना
शंकु परपोषित शंकु का उदाहरण है। परपोषित शंकु का उदाहरण है। तो शास्तना शंकु जो शास्ता के ऊपर बना हुआ है वो कैसा है? परपोषित शंकु कहलाता है। डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ये मुख्य है, मेन शंकु बना हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर अन्य छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। ऐसे शंकु कैसे कहलाएंगे? परपोषित शंकु कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बना लीजिए इसको फटाफट से। ठीक है, तो ये अब बात कर रहे थे शंकुओं के बारे में। तो देखिए आज हमने जो पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया वो यहाँ से हमने शुरुआत की। देखिए जो बाद में जुड़े होंगे बच्चे वो ध्यान दें। ज्वालामुखी के प्रकार हम पढ़ रहे थे, और ज्वालामुखी के प्रकारों को दो भागों में बांटा था, उद्गार अवधि के आधार पर और उद्गार की विस्फोटकता के आधार पर। उद्गार अवधि के आधार पर तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। इन तीनों के उदाहरण हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद विस्फोटकता या उद्गार की तीव्रता, ये निर्भर करती है कि उद्गार केंद्र से हो रहा है या उद्गार दरार से हो रहा है, छिद्र या पाइप से हो रहा है या एक लंबी दरार से इसका उद्गार हो रहा है। तो ये जो आपके केंद्रीय उद्गार बारे हैं, इसमें हवाई तुल्य हम बात कर चुके हैं, स्ट्रोम्बोली तुल्य, विसुवियस तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये तो हवाई तुल्य, केंद्रीय उद्गार में हवाई तुल्य ध्यान रखना सबसे कम विस्फोटकता वाला ज्वालामुखी होता है, और पीलियन तुल्य जो है वो सबसे ज्यादा विस्फोटकता वाला ज्वालामुखी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसमें। और उसके बाद दरारी उद्गार में आपका आता है आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी, और ये एक 27 किलोमीटर लंबी दरार बनी थी भूपृष्ठ पर, उससे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। तो इससे पठार का निर्माण होता है, इससे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर बात की थी स्थलाकृतियों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्थलाकृतियां ही, इसलिए मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं, क्योंकि स्थलाकृतियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्थलाकृतियों की बात करें तो कुछ ज्वालामुखी के द्वारा भूपृष्ठ के नीचे स्थलाकृतियां बनती है और कुछ भूपृष्ठ के ऊपर स्थलाकृतियां बनती हैं। तो जो स्थलाकृतियां आंतरिक भाग में बनती हैं वो इसको डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो मैग्मा चैम्बर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसको बैथोलिथ बोलते हैं। मैग्मा का गुंबदाकार या छतरी नुमा जवाब लैकोलिथ कहलाता है। तस्तरी नुमा जवाब लेपोलिथ कहलाता है। मैग्मा का क्षैतिज जमाव सिल कहलाता है, और मैग्मा का लंबवत जमाव डाइक कहलाता है, और मैग्मा का लहरदार जमाव जो है वो क्या कहलाता है? फैकोलिथ कहलाता है। बहुत सिंपल तरीके से आप चीज़ों को समझ गए होंगे, एक ही डायग्राम से ये सबको। और सुमेलित करने के लिए आती है ये चट्टानें, ध्यान रखना कि कौन सी आकृति किस प्रकार की कौन सी चट्टान बनाती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। फिर हम बात कर रहे थे किस प्रकार से बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और बाह्य स्थलाकृतियों में क्या बनते हैं? शंकु बनते हैं, कोन शेप आकृति बनती है, क्योंकि जो उद्गार में विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ निकलते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से कोन शेप आकृति बनती है, और ये कोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इससे निःसृत पदार्थों पर निर्भर करते हैं। तो जैसे सिंडर शंकु या राख शंकु है, ये कम ऊंचाई वाले होते हैं, राख से बने होते हैं, इसमें द्रव पदार्थ की मात्रा या तरल पदार्थ की मात्रा कम होती है। और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, मैक्सिको में जोरल्लो, सैन साल्वाडोर में इजाल्को ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद अन्य की बात करी थी मिश्रित की, तो इसका भी आप समझ गए होंगे क्या होता है मिश्रित। और फिर हमने बात की परपोषित या आश्रित शंकु की। तो आज समय आपका इतना ही हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।